नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, जैसा कि भूमि का जल स्तर काफी नीचे चल रहा है, साथ ही राज्य के कई जिलों में सिंचाई जल की काफी कमी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, इस जल की कमी को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। बस जरूरत है वर्षा जल को संग्रहित करने की। तो इसके लिए आप कौन कौन से उपाय अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिला रांची के मृदा और जल संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष संभाजी माली। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं जो झारखंड प्रदेश में हमारी खेती बाड़ी होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गर्मा फसल में पानी की बहुत ज़्यादा कमतरता होती है। हम लोग गर्मा फसल ठीक से नहीं ले पाते हैं क्योंकि पानी नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए। आप देखेंगे कि जैसे झारखंड में औसतन वर्षा जो है 1350 मिलीमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसको सही तरह से रोक नहीं पाते हैं और इसको खेती में सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या तकनीकें हमें तकनीकें हमको लेना चाहिए, इसके बारे में आज थोड़ा जानते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, झारखंड में ज़मीन जो है उतार चढ़ाव वाली ज़मीन है। जैसे ही बारिश होती है, बारिश बह के नीचे चली जाती है। नदी नाले बहुत सारे हमारे यहाँ पे हैं और वो पानी बह के जाके नदी में मिलता है और जाके समंदर में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पानी बह के आता है नालों से, वो नालों का पानी हमें रोकना चाहिए। उसके लिए जो चेक डैम बनते हैं, जैसा कि देखेंगे जो छोटे छोटे नाले हैं उसमें हम बांध बना सकते हैं। जो छोटे छोटे बांध बनते हैं उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, तो हम कच्चा मटेरियल मतलब जैसे जो भी हमारे पास पत्थर अवेलेबल है या जो भी लकड़ी के टुकड़े हैं या उसके पत्ते हैं, उसको इकट्ठा करके हम डैम बनाते हैं उसके ऊपर। ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, एक सीज़न के लिए चलता है। इसको हम कच्चा डैम बोलते हैं, जिससे कि हम पानी रोक सकते हैं। इससे ना ही केवल पानी रुकेगा, जैसे ही इस डैम के पीछे पानी रुक जाता है उसमें मिट्टी भी रुक जाती है। तो हमारा इसमें दुगना फ़ायदा होता है। एक तो पानी खेती के लिए मिल जाता है, प्लस हमारी जो मिट्टी है वो बह के जाने से बच जाती है। दूसरा है, अगर थोड़ा सा बड़ा नाला है, 2 या 3 मीटर का नाला है, तो उसमें हमें सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको पक्का डैम बोलते हैं, जिसमें सीमेंट, बालू और पत्थर आदि यूज़ करते हैं। और उसमें एक होता है, एक छोटा सा हम आउटलेट भी देते हैं, ताकि अगर पानी ज़्यादा आए, कभी ज़्यादा बारिश हो गई, तो वो पानी को हम इससे निकासी कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरेज भी बनता है, जिस स्टोरेज से हम पानी निकाल के अपने आजू बाजू की खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। और दूसरा है, देखिए जैसे टार जमीन है, टार जमीन में पानी रोकने का कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो उस केस में क्या हमें करना चाहिए, जो डोबा तकनीक है, जो हमारे ICAR के प्लांडू के जो संस्थान है उसने जो इजाद की है, तो इसके लिए क्या है, ये जो डोबा है एक प्रकार का स्टोरेज टैंक है, जिसका साइज़ लगभग 3 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 1 मीटर है, जिसमें कि 1 मीटर इसकी गहराई है। तो एक बरसात के सीज़न में ये पूरा भर जाता है। तो जैसे आप देखेंगे सितंबर या अक्टूबर के बाद जैसे ही हमारा मिट्टी सूखने लगती है और जो नए हमने पौधे लगाए हैं, फलदार वृक्ष जो लगाए हैं, आम के हो, लीची के हो, तो ऐसे पौधों को पानी देने के लिए हम इस वाटर हार्वेस्टिंग टैंक से पानी निकाल के उन पौधों की जान बचा सकते हैं। तो इस
प्रकार के जो हमारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, इसमें 4,500 लीटर पानी स्टोर होता है, जो कि 10 पौधों के लिए 6 महीने तक लाइफ सेविंग इरिगेशन, मतलब जान बचाने वाला पानी जो उसको चाहिए जान बचाने के लिए अपनी, वो दे सकते हैं। तो इस 6 महीने में हम उस वर्षा जल संग्रहण का इस्तेमाल करके अपने पौधों की जान बचा सकते हैं। किसानों द्वारा खेतों में समूचे बांधों का निर्माण। बरसात में खेतों में मेड़ न होने के कारण वर्षा का जल बहकर बेकार चला जाता है। अतः प्रत्येक को अपने अपने खेतों में मेड़ बंदी कराना बहुत जरूरी है। कुएं के पास सोख्ता निर्माण, कुओं, ट्यूबवेल और हैंडपंपों के पास 2 से 3 मीटर हटकर गोलाई में गड्ढा करके उसमें बड़े बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर सबसे ऊपर रेत भरें, जिससे वर्षा का जल सोखकर कुओं में पहुँचे। नहरों नालियों की सफाई। नहरों एवं सिंचाई नालियों की तलहटी में घास फूस और मिट्टी इकट्ठा होकर जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः गर्मियों में नालियों और नहरों को साफ करना चाहिए। सिंचाई जल की कमी को देखते हुए कृषकों को चाहिए कि सिंचाई के लिए फव्वारा, बूंद बूंद पद्धति का उपयोग करें। इससे कम समय में अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सके। और एक मॉडल होता है जो वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं, तालाब में पानी भी स्टोर करते हैं, और तालाब से नीचे वाली जो ज़मीन है वहाँ पे कुछ हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यानिकी फसलों को इस्तेमाल करके हम उस तालाब का पानी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ऊपर जो टाड़ ज़मीन है वहाँ से पानी आएगा, यहाँ पे तालाब होगा जिसमें पानी स्टोर होगा, और तालाब के नीचे में हमारी जो उद्यानिकी फसलें लगी हुई है उसमें हम उस तालाब का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो टाड़ ज़मीन है उसमें हम डोबा भी लगा सकते हैं, और वहाँ पे ऐसे फसलों का चुनाव करें जिनको पानी कम लगता है। तो इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग आपके लिए बहुत ही वरदान रहेगा। जितने भी आप तालाब लगाएं, डोबा बनाएं, या जो चेक डैम हमने बताए पक्का हो या कच्चा हो, इनसे जो भी हम लोग को स्टोरेज मिल रहा है उसका सही ढंग से हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करके रबी और गर्मा दोनों फसल अच्छे ढंग से ले पाते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के लोगों में मशरूम के उपयोग के प्रति जागरूकता की कमी है, और इसके चलते कभी कभी मशरूम की बिक्री समय पर नहीं हो पाती। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसान मशरूम के सह उत्पाद बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। आइए इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम से। एक पौष्टिक स्वस्थ आहार के रूप में मशरूम का प्रयोग विश्व भर में प्रचलित है। इसमें उच्च कोटि की प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, खाद्य रेशा एवं विटामिन पाए जाते हैं, और आवश्यक अमीनो एसिड भी संतुलित मात्रा में होते हैं। नगण्य कोलेस्ट्रॉल एवं क्षारीय प्रकृति के कारण मशरूम को एक उत्तम खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। भारत जैसे विकासशील देश की पोषण सुरक्षा हेतु दैनिक आहार में मशरूम को सम्मिलित करना अति आवश्यक है। मशरूम जो ओयस्टर मशरूम है उसकी बिक्री नहीं होती है, क्योंकि आज बिहार में 3,500 टन वार्षिक उत्पादन पहुंच गया है। परंतु बटन मशरूम जब मार्केट में आता है तो ओयस्टर की बिक्री प्रभावित हो जाती है। आज भी हमारे देश में मशरूम का प्रयोग काफी कम होता है, जबकि ये एक उत्तम आहार है। ऐसे में किसान अब मशरूम के सह उत्पाद बनाकर इसे बेच सकते हैं और रोजगार के साथ साथ लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करा सकते हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालय ने अनुसंधान करके इसको सुखौता बना करके इसके पाउडर से विभिन्न उत्पाद तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसमें जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मशरूम मिनी समोसा, मशरूम बिस्किट, मशरूम नमकीन, मशरूम अचार, मशरूम लड्डू, मशरूम सेवई, मशरूम बड़ी, मशरूम भुजिया इत्यादि उत्पाद पर काम चल रहा है, जिनका विधिवत पैकेजिंग किया गया है और इसकी अच्छी खासी डिमांड है। इस दिशा में अब विश्वविद्यालय इसको कमर्शियल यानी व्यावसायिक स्तर पर इसके उत्पादन
पर विचार कर रहा है। सुखाकर सुरक्षित रखना। मशरूम में अधिक नमी होने के कारण सूक्ष्म जीव एवं रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। मशरूम को सुखाकर इन प्रक्रियाओं को कम किया जा सकता है। धूप में सुखाना किसानों के लिए उचित तकनीकी है। सुखाने से पहले मशरूम को उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लोचिंग कहते हैं। इसमें मशरूम को गर्म या उबले पानी में या फिर रसायन में कुछ मिनटों के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया से मशरूम साफ हो जाता है और सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कम कर देता है। रासायन में संरक्षण। खाद्य संरक्षण के लिए अनेक रसायनों का उपयोग किया जाता है। इनको बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ये खाद्य का स्वाद, दिखावट व बनावटी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और लंबे समय तक खाद्य को सुरक्षित भी रखते हैं। नमक, चीनी, एसिटिक अम्ल, सिरका और मसालों से निकले हुए तेल भी खाद्य को संरक्षित करने में मदद करते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य रसायन है जो कि मशरूम प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। मशरूम को निकालने के बाद कांच की बोतलों में 0.2% एसिटिक एसिड, 0.1 पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एवं 5% नमक के घोल में रखें। इस विधि द्वारा मशरूम को 3 महीने तक संरक्षित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। मशरूम उत्पादन से बेरोजगारी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी मशरूम उत्पादन जो है आज आय और रोजगार का एक साधन बन गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो इसमें 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जायद में बोई गई खीरे की फसल पुष्पन और फलन की अवस्था पर है और हाल ही में हुए मौसम में बदलाव के चलते फसल पर कई रोग व्याधियों का प्रकोप हो रहा है, जिससे इसकी पैदावार कम हो जाती है। ऐसे में इन रोगों को पहचान कर इनका नियंत्रण किस प्रकार करना है, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय के भागलपुर के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीनिवास राघवन। आज हम कीड़े में होने वाली बीमारियों और उनके निर्वहन के बारे में जानकारी लेंगे। कीड़े में प्रमुख रूप से हमको 4 या 5 बीमारी देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से कीड़े में होता है एक डैम्पिंग ऑफ। सबसे पहले हम जब सीडलिंग स्टेज में जब कीड़ा होता है रोपने के बाद हमारे डैम्पिंग ऑफ, जो कि एक बहुत प्रमुख बीमारी है, जो इस बीमारी का प्रमुख लक्षण ये है कि जब रोपनी हो जाता है उसके बाद पौधा एकदम तार के जैसे हो जाता है और जब इस पौधे को हम उखाड़ेंगे तो इसका जड़ नहीं दिखाई देता है और एकदम ये पौधा बीच में से कट जाता है। और इस बीमारी को रोकने के लिए इसका सीड ट्रीटमेंट मतलब बीजोपचार करना है। अगर पौधा बीज लगाने से पहले अगर इसको कार्बन डाइजिम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से अगर बीजोपचार कर देते हैं, ये बीमारी सीडलिंग स्टेज में नहीं आता है। जब ये बीमारी सीडलिंग स्टेज में नहीं आता है और पौधा एकदम 15-20 दिन का हो जाता है, उसके बाद ये बीमारी उसमें नहीं लगता है। और इसके बाद कीड़े में प्रमुख बीमारी ये है कि डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू किसी भी अवस्था में आ सकता है और डाउनी मिल्ड्यू का ये लक्षण है कि ये जो बीमारी है, जैसे पत्तों के ऊपर पीला रंग के धब्बे दिखते हैं और इस धब्बे के नीचे अगर हम पत्ते को उलट के देखा जाए तो हमको सफ़ेद रंग का फफूंद को दिखाई देता है। ये इसका प्रमुख लक्षण है और ये लक्षण जैसे दिखता है और उसके बाद एक हफ्ते में अगर ज़्यादा आर्द्रता रहती है, नमी रहती है हमारे वेदर में, उसके हिसाब से ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और कुछ ही दिनों में सारा पौधों को नष्ट कर देता है। और इस बीमारी को रोकने के लिए किसान बंधु को ये करना है कि मेटालैक्सिल MZ मतलब एक फफूंदनाशी है, इसमें 2 फफूंदनाशी का मिश्रण है, एक मेटालैक्सिल और मैंकोजेब। इस फफूंदनाशी को 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है और इसको 15 दिन के बाद फिर से रिपीट करना है। ये बीमारी ये है कि ये पाउडरी मिल्ड्यू है। ये भी एक फफूंद से आने वाली बीमारी है। पाउडरी मिल्ड्यू का
जैसे नाम बोला जाता है पाउडरी, मतलब पत्तों के ऊपरी हिस्से में एक पाउडर जैसा फफूंद की दिखाई देता है और ये एकदम से बहुत ही कम दिनों में इसका बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सारे पौधे ऐसे लगता है कि कोई भस्म से छिड़का हुआ हो। इस तरह के अगर बीमारी का लक्षण हम 1-2 पत्ते में दिखता है तो सल्फर का इस्तेमाल ना करें। इससे अलावा और कोई भी फफूंदनाशी जैसे कि हेक्साकोनाजोल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर किसान बंधु इस्तेमाल करेंगे, ये 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें। प्रमुख बीमारी ये है कि ये येलो मोज़ाइक इसको बोला जाता है और कुकुम्बर मोज़ाइक भी इसको बोला जाता है। ये एक विषाणु है, वायरस से फैलता है और ये बीमारी प्रमुख रूप से कीड़ों से फैलता है, खासकर सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई जिसको कहा जाता है। इसलिए किसान बंधुओं को ये ध्यान रखना है कि सफ़ेद मक्खी का पॉपुलेशन अगर हम कंट्रोल किया जाए तो विषाणु का प्रकोप भी हमको कम कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवाई को 3 लीटर पानी में 1 ml दवाई को घोल करके छिड़काव करना चाहिए। अगर इमिडाक्लोप्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं हो, मेथाक्साम नामक एक कीटनाशी है, उसका आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए इनका समेकित रोग नियंत्रण जरूरी है, जिसके तहत सबसे पहले है रोगरोधी किस्मों का चयन। हमेशा रोगरोधी किस्मों की बुवाई करना सही रहता है। साथ ही बुवाई के पूर्व बीजों को फफूंदनाशक से दवा से उपचारित करें। जहां तक हो सके खेत के खरपतवारों से मुक्त रखें। रोग ग्रसित पौधा दिखाई देने पर उसे उखाड़कर नष्ट कर दें। रोगों की अधिकता होने पर सही फसल चक्र को अपनाएं। रोगवाहक कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा और चिपचिपे प्रपंच का प्रयोग करें। इस प्रकार कद्दू वर्गीय फसलों में रोगों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव विष्णुपुर, जिला दरभंगा के किसान ओमकार सिंह ने। आप मखाना की फसल में जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं तो ओमकार जी, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। मखाना अभी चूंकि ज़्यादातर किसान भाई जो मखाना ग्रोवर हैं वो लगा चुके हैं और इनका फसल अमूमन 1 महीने का लगभग हो गया होगा। और चूंकि आरंभिक अवस्था में मखाना में जो जलीय खरपतवार है वो आते हैं और उससे उत्पादन प्रभावित होता है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि आरंभ में इसके खरपतवार के उसका प्रबंधन करें और जो खरपतवार है उसको समय समय पर निकालते रहें। अक्सर मखाने की खेती में कई प्रकार के खरपतवारों की समस्या रहती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत की तैयारी समय ही 2,4-D 3 दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। खड़ी फसल में काई की समस्या से बचने के लिए कॉपर सल्फेट 20 ग्राम को पोटली बनाकर खेत में 5 से 6 जगहों पर डाल दें। इससे हरी काई की समस्या कम होती है। तो जो मुख्य खेत है उसमें लगाने में हमको ये बात फिर ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग उसमें जो पानी है उसको मेंटेन रखें। और चूंकि जो मुख्य खेत है जो आधुनिक खेती करते हैं उसमें हम लोग बंड बना के करते हैं और 2 फीट ऊंचा जो है हम लोग बंड बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को चाहिए कि उसमें लगभग 1.5 फीट पानी लगा हुआ रहे। और यह क्रम जो है हम लोग चूँकि अगस्त तक बना के रखते हैं क्योंकि हमेशा इसमें पानी चाहिए। जो मखाना की खेती में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोर और 40 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए और इसके अतिरिक्त जो जैविक खाद है
उसका प्रयोग करते हैं। तो किसान भाई अगर शुरू की अवस्था में जैविक खाद वगैरह का प्रयोग या रासायनिक खाद का प्रयोग अगर सही ढंग से किए हैं तो उसमें जो पोषक तत्वों की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कहीं से भी अगर पोषक तत्व की कमी है तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग जो पोषक तत्व है उसका ऊपर से फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर हमारा पौधा कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र मिलता है उसका प्रयोग करके हम लोग जो पोषक तत्व की कमी है उसको भी दूर कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई जो समुचित शस्य क्रियाएं को अपनाकर मखाना की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और फिर इसमें चूँकि कीट रोग बहुत महत्वपूर्ण है और मखाना की फसल में भी कुछ कीट वगैरह लगते हैं, उसके भी प्रबंधन पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एफिड का जो आक्रमण है वह शुरू में होता है जिसका कि हम लोग उसका फरवरी मार्च तक उसको देख सकते हैं, लेकिन बाद में उसका आक्रमण कम हो जाता है। दूसरी जो प्रमुख जो कीट है उसमें केस वर्म है और केस वर्म जो यह कीट है वह पत्तियों को जो लपेट कर उसमें रहता है और उसको पत्तियों का नुकसान पहुंचाता है और जिसकी वजह से उसमें उत्पादन में ह्रास होता है। उसके अतिरिक्त फिर मिरिड, इसके अतिरिक्त जो और कीट है उसमें रीप बोरर है। रीप बोरर कीट जो है काफ़ी एक्टिव रहता है और यह अगस्त तक एक्टिव रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो कीड़े हैं उसको पहचान करके हम लोग जो समेकित कीट या फिर जो रोग है उसका प्रबंधन हम लोग कर सकते हैं। चाहिए कि जो कीड़े हैं उसका अगर प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को जो सुरक्षित कीटनाशी है उसका प्रयोग करें और उसके लिए जो नीम आधारित कीटनाशी है वह ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके लिए जो हम लोग बाज़ार में उपलब्ध कई नीम आधारित कीटनाशी है उसको लेकर के 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो नीम आधारित कीटनाशी का प्रयोग करके जो कीड़ों से अपनी फसल को सुरक्षा कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।